Yes, good morning to all of you. Students, this is your science class, and today we are going to start a new chapter of your book, that is friction. As you can see, the PDF of the chapter is shared on the screen, and the name of the chapter is friction. We have studied about the friction earlier also. What is friction? That we have seen in the chapter number 11 also. जब हमने chapter number 11 पढ़ा था, at that time we have seen this topic कि friction is a type of force. It is a type of force and which always opposes the motion. जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करता है हमेशा. दैट फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन एंड इट इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन सो एज टू किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, उसको रेस्ट में लेके आने, अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में लेके आने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, कोई फोर्स वर्क कर रहा है, तो दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन. दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो फ्रिक्शन टॉपिक हमने स्टार्ट किया है. तो फ्रिक्शन हमने जो है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स. You might have seen a driver of a car, of a truck, slowing down the vehicle at a traffic signal. You too slow down your bicycle whenever needed by applying the brakes. Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? जब हम व्हीकल पे ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वो स्लो डाउन क्यों हो जाता है? Why it slow downs? Because जब हम व्हीकल पे ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो at that time what happen? The friction force is applied between the tires and between the ब्रेक जो शू होते हैं, ब्रेक शू जो होते हैं और टायर्स के बीच में क्या अप्लाई होता है? बिकॉज दे कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर. हमने चैप्टर 11 में पढ़ा था ना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. कॉन्टेक्ट फोर्स ऑलवेज वर्क व्हेन द टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर. जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होंगे उस टाइम जो फोर्सेस वर्क करते हैं, दोस फोर्सेस आर नोन एज कांटेक्ट फोर्सेस. एंड फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स. तो जैसे ही ब्रेक जब टायर के कांटेक्ट में आते हैं, सो उनके बीच में क्या अप्लाई होता है? एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है जिसके कारण वो व्हीकल अल्टीमेटली रुक जाएगा या फिर उसकी स्पीड कम हो जाएगी. That force which is working in the opposite direction, that force which is working in the opposite direction and trying to stop the vehicle or trying to slow down the vehicle, that particular force is known as friction. उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं. बहुत ही आम है, बहुत ही इजी है टॉपिक ये. When you are walking in the forward direction, suppose you are walking in this direction, so the friction force will try to stop you and the friction force will work in the opposite direction. इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, हमेशा आपके मोशन के ऑपोजिट वर्क करेगा. Suppose you are walking in this direction. If you are walking in this direction, the friction force will work in the opposite direction. और इस तरह से वर्क करेगा कि आपकी स्पीड कम हो जाए या फिर आपकी बॉडी किस में आ जाए? रेस्ट में आ जाए. सो मोशन के अपोजिट लगने वाला फोर्स that always try to slow down the motion और ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लेके आने की कोशिश करते हैं, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं. ओके, आगे चलते हैं बच्चों. देखेंगे आप, नॉट ओनली व्हीकल्स, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. Finally, it stops.
Have you not seen a moving ball on the ground stopping after some time? आपने ये भी देखा होगा बच्चों, आपने देखा होगा, you might have seen, I will say that you must have seen that if you will roll down a ball on the ground, अगर आप किसी ग्राउंड पे बॉल को रोल डाउन कर देंगे तो व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम द बॉल विल स्टॉप, यस और नो, थोड़े टाइम के बाद में बॉल अपने आप जाके रुक जाएगी, आप उसमें कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोई भी उसका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो बॉल जो है अपने आप जाकर आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप, रुक जाएगी वो। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? सिंपल है, वही सेम आंसर, द रीजन इज फ्रिक्शन फोर्स, द रीजन इज फ्रिक्शन फोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द रीजन इज फ्रिक्शन फोर्स which always works in the opposite direction of the motion. So why do we slip when we step on a banana peel? Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, like first question was why is it difficult to walk on a floor which is wet or which is smooth? अगर कोई सरफेस या कोई फ्लोर बहुत ज्यादा स्मूथ हो, बहुत ज्यादा एकदम प्लेन हो, बहुत ज्यादा स्मूथ हो, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दैट, उसमें चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या फिर आप ऐसा करें, आपका जो फ्लोर है, घर का जो फ्लोर है, spill a bucket of water on that, spill a bucket of water on that, what will, and try to then walk on it, उससे आप चलने की कोशिश करें, अपने फ्लोर पे एक पानी का जो बकेट है, उस बकेट के पानी को फ्लोर पे डाल दो और देन उस पर चलने की कोशिश करें, it will be slight difficult to walk on that surface. Why? Because now that surface is comparatively more smooth, ज्यादा स्मूथ सरफेस है, ज्यादा स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन विल बिकम लेस, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फ्रिक्शन जब कम हो जाएगा तो फिर उससे वॉकिंग क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, वॉकिंग क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज क्वेश्चंस? आप जब बनाना की पील, व्हेन यू स्टेप ऑन अ बनाना पील एक्सीडेंटली, जब गलती से बनाना पील पर पैर रख दें तो व्हाट विल हैपन, आप स्लिप लग जाएंगे ना, यू जनरली स्लिप डाउन, गिर जाते हैं। व्हाई? सेम रीजन, क्योंकि बनाना पील इज वेरी स्मूथ, बिकॉज द बनाना पील इज वेरी स्मूथ, देयर इज वेरी वेरी लेस फ्रिक्शन, and since there is very less friction, so you will fall down, आप गिर जाएंगे। Understood? So this is what I am trying to explain you, that friction force is necessary for walking. अगर friction force बहुत ज्यादा होगा, then also it is very difficult to move on the surface, और friction force अगर बहुत कम होगा, at that time also it is very difficult to walk on the surface. तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होना तब भी वो खराब है, सरफेस से मूव होना पॉसिबल नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम है तब भी हम मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस कंडीशन में जो है स्लिपरी कंडीशंस हो जाएंगी, विल नॉट एबल टू मूव ऑन द सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, देयर इज अ डायग्राम यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इस डायग्राम में देखिए आप, देयर इज अ बॉय हु हैज एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन द बनाना पील, इसने एक्सीडेंटली किससे बनाना पील पे पैर रख दिया एंड आफ्टर सम टाइम ही फेल डाउन, थोड़े टाइम बाद में गिर गया। क्यों? क्योंकि बनाना पील बहुत ज्यादा स्मूथ होता है और स्मूथ होने के कारण उससे फ्रिक्शन बहुत कम है, वेरी वेरी लेस फ्रिक्शन, बहुत कम फ्रिक्शन होने की वजह से आपकी ग्रिप नहीं बनेगी, है ना, आपकी जो प्रॉपर शूज की जो है ग्राउंड पे ग्रिप नहीं बनेगी, और ग्रिप नहीं बनने के कारण क्या हो जाएगा, यू विल फेल डाउन ऑन द सरफेस।
Yes, you will find the answer to such questions in this chapter. जितने भी questions पूछे गए हैं मैंने उनके आंसर आपको दे दिए हैं, ठीक है ना, और इसी से रिलेटेड टॉपिक्स हम इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे. There is one activity, all of you see, all of you can perform this activity at your home. What you have to do in this activity, all of you see, gently push a book on a table, figure 12.a. You observe that it stops after moving for some distance. Repeat this activity, pushing the book from the opposite direction. ठीक है? Does the book stop this time too? Can you think of an explanation? Can we say that a force must be acting on the book opposing its motion? This force is called the force of friction. इसी force को हम क्या बोलेंगे? Force of friction बोलेंगे. Are you getting the point, students? तो आपको समझ में आ रहा है इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं? What we are trying to do in this activity? Basically हमने क्या किया है? हम टेबल के ऊपर बुक पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पुश अप्लाई कर रहे हैं. हमने बुक को टेबल में पुश किया है. सपोज ये फर्स्ट कंडीशन थी, दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन. आपने उसको पुश किया तो थोड़ी देर आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाकर ये बुक अपने आप जाकर रुक जाएगी. ऐसा थोड़ी कि वो इन्फिनिट टाइम तक चलती रहेगी, नहीं, थोड़ी देर बाद ये बुक रुक जाएगी. तो रुकने का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? एक बार और करके देखते हैं. इस टाइम पर हम वी आर ट्राइंग टू पुश द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. इस बार हम क्या करेंगे? वी आर ट्राइंग टू पुश द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. दिस इज द फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज द सेकंड पोजीशन. यू आर पुशिंग द बुक टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. तो यू सी दैट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, the book stops again. So why the book is stopping? Why the book is stopping? There must be a force which is working in the opposite direction. ये बुक रुक क्यों रही है? जरूर opposite direction में कोई ना कोई फोर्स जो है उससे वर्क कर रहा होगा, है ना, उसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा. जरूर कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो उसको रोकने की या फिर opposite direction में अप्लाई होने की कोशिश कर रहा होगा. So the force which is applied in the opposite direction and trying to stop the moving object, that force is known as friction force. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, this force is called the force of friction. This force is called the force of friction. तो शरीर समझ में आ गया होगा. चलेंगे थोड़ा आगे चलेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पेज पे. टर्न योर पेज. You must have a book with you. आप सबके साथ बुक होनी चाहिए. आप all of you turn your page. Now, you saw that if you apply the force along the left, the friction acts along the right. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. In both cases, the force opposes the motion of the book. दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं. फर्स्ट कंडीशन में जब आप बुक को राइट साइड में पुश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड में अप्लाई होगा. व्हेन यू आर ट्राइंग टू पुश द बुक इन द राइट डायरेक्शन, द फ्रिक्शन फोर्स इज वर्किंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन. दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स with black color में जो आपको शो किया, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स व्हिच इज वर्किंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. And similarly, if you are trying to push the book, if you are trying to push the book in the left direction, अगर आप बुक को left direction push करने की कोशिश करेंगे, then the friction force will be applied in the right direction. Friction force किस साइड में अप्लाई होगा? right direction में. मतलब कहने का मतलब है कि friction force will always and always applied in the opposite direction of the motion. जिधर भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा. इस डायरेक्शन को आप ध्यान में रखेंगे हमेशा. अंडरस्टूड? तो हमेशा ध्यान रखेंगे फ्रिक्शन फोर्स किधर अप्लाई होता है. इट ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. मोशन के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वर्क करता है
friction force. Okay, yes, all of you see, the force of friction always opposes the applied force. ये आप ध्यान में करेंगे, इसको अंडरलाइन भी करेंगे. ऑल ऑफ यू विल अंडरलाइन दिस पर्टिकुलर लाइन इन योर बुक्स ऑल्सो. अपने बुक्स में इस लाइन को अंडरलाइन करें और इसका मीनिंग समझें कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स. जो फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है, हमेशा जो अप्लाइड फोर्सेस होती हैं उसको हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा, हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा. In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. इस एग्जाम्पल में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जिस टाइम हमने वी आर ट्राइंग टू पुश द बुक, है ना, द फ्रिक्शन फोर्स कहां वर्क कर रहा है? द फ्रिक्शन फोर्स इज वर्किंग बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट. ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अप्लाइड बिटवीन द सरफेसेस ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है, तो जो सरफेस कांटेक्ट में होती है हमेशा उनके बीच में ही फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है. ऑल ऑफ यू सी, आपको मैं डायग्राम वापस शो कर देता हूं. एक बार आपको फ्रिक्शन के डायरेक्शन को शो करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. दिस इज द टेबल. ओके, दिस इज द टेबल एंड दिस इज द बुक. दिस इज द बुक. Now, in which direction the friction force is working? The friction force is working between the surfaces in contact. जो मैंने अभी हाईलाइट किया है ना, अभी जो रिसेंटली सबसे लास्ट में जो हाईलाइट किया है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ब्लू कलर. जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, इन सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा. ये टेबल है, टेबल की सरफेस और ये जो बुक की सरफेस है, इन दोनों के बीच में ही फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा. मतलब जब दो ऑब्जेक्ट्स की बॉडी आपस में जहां पर कांटेक्ट में होगी, जिस पर्टिकुलर जगह पे कांटेक्ट में होगी, वहीं पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा. दैट इज द पोजीशन वेयर द फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. और इफ यू सी, yes, so all of you see here, in the above activity the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. Is the friction the same for all the surfaces? Does it depend on the smoothness of the surface? Let us find out. क्या फ्रिक्शन फोर्स सभी सरफेसेस का एक जैसा होता है, अलग अलग होता है? फ्रिक्शन फोर्स सभी सरफेसेस का एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है ये टॉपिक 12.2 में. तो सीधी सी बात है, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. क्या होगा? जो सरफेस जितनी ज्यादा स्मूथ होगी उससे फ्रिक्शन का फोर्स उतना ही कम अप्लाई होगा. एंड द सरफेस ऑन विच देयर इज मोर रफनेस, जिसमें रफनेस ज्यादा है, जिसमें स्मूथनेस बहुत कम है, ऐसी सरफेस जो स्मूथ बहुत कम है, जो ज्यादा रफ है, उससे फ्रिक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा. ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं और आप खुद भी इस चीज को समझ सकते हैं. बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है, उसको पढ़ेंगे इजीली समझ में आ जाएगा. लेकिन आप ध्यान में रखेंगे, जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज्यादा ग्रिप बनेगा. जितनी ज्यादा ग्रिप बनेगी, फ्रिक्शन का फोर्स उतना ही क्या होगा? ज्यादा अप्लाई होगा. और जितनी सरफेस स्मूथ होगी, मोर द सरफेस इज स्मूथ, लेस द फ्रिक्शन इज अप्लाइड. जितनी ज्यादा सरफेस स्मूथ होगी उतना ही फ्रिक्शन कम अप्लाई होगा, कंपैरेटिवली बहुत कम फ्रिक्शन हो जाएगा इफ द सरफेस इज स्मूथ. देयर इज वन एक्टिविटी, ऑल ऑफ यू कैन सी द एक्टिविटी. देखिए आप, very easy activity is given. Yes, all of you see, tie a string around a brick, pull the brick by a spring balance. You need to apply force. Note down the reading on the spring balance when the brick just began to move.
It gives you a measure of the force of friction between the surface of the brick and the floor. आपको क्या करना है, बेसिकली क्या करना है आपको, what you have to do, you have to take a brick, you have to take a brick, okay, and this is the spring balance you have to take. आपको स्प्रिंग बैलेंस यूज करेंगे. अब नाउ यू थिंक सर व्हाई वी आर यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस में देखेंगे आप, इस पर्टिकुलर डिवाइस से हम जो है वेट या फिर फोर्स को मेजर कर सकते हैं. कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है इस ब्रिक के थ्रू ग्राउंड पे, कितना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, दिस दैट वी कैन calculate. That's why we are using the friction, that why we are using the spring balance. आप इसमें देख सकते हैं ना, कुछ ग्राम्स में कुछ नोटेशंस लिखी हुई हैं, 0, 10, 20, 30, 40. तो ये सब जो नोटेशंस हैं ये मेजर करती हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है या फिर वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो फ्रिक्शन फोर्स, इस ब्रिक पर जितना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहेगा उसको ये कैलकुलेट कर लेगा स्प्रिंग बैलेंस. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, ब्रिक को इस स्ट्रिंग से बांध के स्प्रिंग बैलेंस से क्या करेंगे, इसको पुल करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे और इसमें जितनी भी जो मेजरमेंट आई है उसको नोटिस कर लेंगे. सेकेंड एक्टिविटी में क्या करेंगे, ये जो ब्रिक है, ब्रिक के ऊपर हम पॉलिथीन की कवरिंग कर देंगे. किसकी कवरिंग कर देंगे, पॉलिथीन से. इसको पॉलिथीन बैग से कवर कर देंगे और फिर उसको वापस स्प्रिंग बैलेंस से जो है उसको पुल करेंगे. तो इस टाइम हम देखेंगे कि हमें फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा. फोर्स क्या करना पड़ेगा, हमें कम अप्लाई करना पड़ेगा. कम क्यों फोर्स अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा था, क्योंकि ब्रिक की सरफेस कैसी होती है, रफ होती है. लेकिन सेकंड वाले केस में क्योंकि इसमें हमने पॉलिथीन बैग को रैप कर दिया तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा. कम फोर्स हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, तो हमें आगे की तरफ कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. ओके, यस.